जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान्यायवादी के संबंधित सारे बातों को, और उनसे संबंधित एक न्यूज़ है उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के महान्यायवादी जो हैं सो अभी चर्चा में हैं, और चर्चा का कारण क्या है, जो केंद्र सरकार जो है सो के वेणुगोपाल अभी जो है भारत के महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल के कार्यकाल को जो है सो 1 वर्ष के लिए भारत सरकार ने बढ़ा दिया है, ठीक है। और वेणुगोपाल को महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल एजी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये तो है ही। आगे हम देखते हैं, तो यह दूसरी बार है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है। वर्ष 2020 में वेणुगोपाल को पहले कार्यकाल को बढ़ाया गया था, तो वर्ष 2020 में भी उनके कार्यकाल को 1 बार के लिए बढ़ाया गया था दोस्तों। अब यह दूसरी बार बढ़ाया गया है। तो वेणुगोपाल को वर्ष 2017 में भारत का 15वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो के वेणुगोपाल जो हैं सो भारत के महान्यायवादी कौन से हैं, तो 15वें नंबर पर हैं, ठीक है। उन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया, यानी कि उनसे पहले कौन थे, मुकुल रोहतगी, ठीक है, जो वर्ष 2014 से 2017 तक महान्यायवादी रहे थे, ठीक है। वह सर्वोच्च न्यायालय के लंबित कई संवेदनशील मामलों, अब जो है सो महान्यायवादी जो है सो अभी बढ़ाया है, तो इनके कारण कुछ हैं। तो वे सर्वोच्च न्यायालय के लंबित कई संवेदनशील मामलों जो हैं, जैसे कि सरकार के कानूनी बचाव की जो है सो 370 में होगा, और उसके बाद सरकार का कानूनी बचाव नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने के लिए जो चुनौती दी गई है उनके प्रति भी होगा। तो वे संवेदनशील मामले में सरकार के कानूनी बचाव की कमान संभालेंगे, ठीक है, जिनसे संविधान के अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने की चुनौती जो सुप्रीम कोर्ट में है उनके प्रति वो भारत सरकार के पक्ष रखेंगे। तो के वेणुगोपाल का जो है सो ये तो मतलब एक मोटा मोटी पॉइंट हुआ दोस्तों, जो सरकार का जो है सो पक्ष रखता है, मतलब महान्यायवादी। तो अभी जो है सो एक ताज़ा कारण ये हो सकता है, जो सरकार को जो है सो ये इन पर ट्रस्टीशिप ज़्यादा होगा, इन पर विश्वास ज़्यादा होगा, तो इनको जो है सो अभी कार्यकाल जो है सो बढ़ा दिया गया है। अब हम इनको डिटेल से जानते हैं जो भारत के महान्यायवादी क्या होते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं इनके पॉइंट को। ये तो न्यूज़ था, आगे हम देखते हैं। तो प्रमुख बिंदु में है परिचय, पहले हम जानते हैं। जो भारत के महान्यायवादी जो है सो अटॉर्नी जनरल संघ की कार्यकारिणी का एक अंग होता है। तो ये संघ की कार्यकारिणी का एक अंग होता है, और अटॉर्नी जनरल जो है सो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। तो देश का सबसे सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद के प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 76 में जो है सो भारत के महान्यायवादी पद के बारे में प्रावधान है, 76 याद रखिएगा। उसके बाद जो है सो आगे हम देखते हैं। तो आगे जो है सो आपको नियुक्ति और पात्रता के बारे में है। तो नियुक्ति कैसे होती है अटॉर्नी जनरल को, तो अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति जो है सो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। जब भारत सरकार की सलाह पर जो है सो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और अगला पॉइंट है, वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि इनके लिए जो है दोस्तों अटॉर्नी जनरल के लिए जो है सो आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर जो है सो आपको इनकी योग्यता होनी चाहिए। यानी कि वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, ठीक है। अर्थात भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद जो है सो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट में दोस्तों 5 वर्षों का उनका न्यायाधीश यानी कि जस्टिस के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल का अनुभव होना चाहिए। या अगर वो नहीं होता है तो दूसरा मतलब क्राइटेरिया है, यानी कि दूसरा अगर मान लीजिए 5 साल का जो है सो वो न्यायाधीश नहीं है, तो कम से कम 10 वर्ष जो है सो उच्च न्यायालय में वो वकालत किए हो। ये वकालत मतलब दोस्तों प्राइवेट वकील के बारे में नहीं है, सरकारी वकील होना चाहिए। 10 वर्षों के लिए प्राइवेट सरकारी वकील होना चाहिए, यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। ये सब अगर नहीं होता है दोस्तों, तो अथवा जो है राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों के योग्य व्यक्ति हो। तो यहाँ पे क्राइटेरिया हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इनके बारे में जान गए जो इनकी क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। आगे हम देखते हैं। तो निष्कासन कैसे किया जाता है। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं, अर्थात वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ तक समझ गए हम। अब कर्तव्य और कार्य देखते हैं। तो राष्ट्रपति का, महान्यायवादी का क्या क्या कर्तव्य होता है और कार्य क्या क्या होते हैं वो जानते हैं। तो ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। यानी कि पहला कर्तव्य है दोस्तों, आपको ऐसे कानूनी मामले जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे जाते हैं भारत सरकार को, उनके बारे में सलाह देना। किनको? तो भारत सरकार को। दूसरा पॉइंट है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। कानूनी रूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करना है जो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे है भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना। यानी कि भारत सरकार का कोई भी मामला अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय में अगर होता है मामला, तो वहां पे वो भारत सरकार का पक्ष लेकर खड़ा होगा। ठीक है। आगे है जो संविधान के अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। यानी कि अनुच्छेद 143 में दोस्तों ये बतलाया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मसला पर जो है सो परामर्श ले सकता है। तो के तहत जो है सो अगर राष्ट्रपति मान लो सर्वोच्च न्यायालय से किसी संदर्भ पर भारत मतलब जो है सो मतलब आप ऐसे समझिए जो किसी सर्वोच्च न्यायालय पर से जो है सो राष्ट्रपति किसी भी मसला यानी कि कानूनी मसला का प्रश्न पूछता है, तो ऐसे संदर्भ में जो है सो भारत सरकार का वह प्रतिनिधित्व कर सकता है सॉलिसिटर जनरल आपको कोर्ट में जाके। ठीक है। संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना है। और आगे है यानी कि इन्हीं के कर्तव्य में है जो दोस्तों संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा अगर कोई उनका कर्तव्य बनाया जाता है तो उनका निर्वहन करना। तो यहाँ तक समझ गए हम। इनके कर्तव्य और कार्य हम समझ गए। जो मतलब पहला था जो राष्ट्रपति द्वारा कोई भी जो है सो कानूनी मसला पर सलाह देना भारत सरकार को। दूसरा है कानूनी रूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति सौंपते हैं इनको। उसके बाद भारत सरकार का कोई भी मसला कोई भी कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे ये भारत सरकार के पक्ष लेंगे। चौथा है अगर अनुच्छेद 143 से जो है सो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति अगर कोई सलाह मांगता है तो वहाँ पे ये राष्ट्रपति का पक्ष मतलब राष्ट्रपति की तरफ से वहाँ पे कोर्ट में खड़े होंगे ऐसे। और उसके बाद जो है सो अगर कोई कानून बना के इनके ऊपर जो है सो कोई संवैधानिक दायित्व दिया जाता है यानी कि किसी का कानून बनाकर इनके कार्यों को जो है सो बढ़ाया जाता है या कोई काम दिया जाता है कानून बनाकर संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उन्हें प्रदत्त कार्य दिया जाता है तो उन्हें निर्वहन करना ये क्या है महान्यायवादी की कर्तव्य है। आगे हम देखते हैं इनके बारे में। और तो अधिकार और सीमाएं और महान्यायवादी के अधिकार और सीमा क्या है क्या क्या है दोस्तों, तो उनके बारे में जानते हैं। तो महान्यायवादी का अधिकार जो है सो वोट देने के अधिकार के बिना उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है। यानी कि अगर उनको जो है सो संसद के किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा में बैठने का अनुमति है लेकिन वे वोट नहीं डाल सकते, यहाँ तक जानते हैं हम। उसके बाद जो है सो संसद की अगर बहुत सारी समिति होती है तो संसद की समिति में जो है सो जिनमें इनको नामित किया जाता है उनमें इनको बैठने का और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है। वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होता है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होता है। तो एक संसद को जितना जो है सो सांसद को सॉरी दोस्तों यहाँ पे संसद लिखा गया है तो एक सांसद को संसद सदस्य वही हुआ सांसद संसद सदस्य है। तो संसद सदस्य को यानी कि सांसद को जितना भी उन विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां मिलती है उनके ये हकदार होते हैं, उनके वे हकदार इन्हें भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं। तो आगे है वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है अतः उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ये पॉइंट समझिए दोस्तों। यहाँ आप समझते होंगे जी हाँ ये इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इन्हें भारत सरकार को परामर्श देना होता है, इनके अनेक सारे काम हैं, तो ये सरकारी सेवक हुए दोस्तों। ये सरकारी सेवक के रूप में नहीं आते हैं ये और जो है इन्हें ये जो है सो निजी कानूनी अभ्यास भी कर सकते हैं कोर्ट में, लेकिन जो है सो भारत सरकार के खिलाफ कोई मामला अगर आता है तो उसमें नहीं कर सकते हैं और भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले की सलाह या संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार इन्हें नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। आगे देखते हैं हम। तो आगे है दोस्तों भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि ये तो महान्यायवादी हो गए अटॉर्नी जनरल, इनके अंदर जो है सो आपको भारत के सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो है सो आधिकारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में महान्यायवादी की सहायता करते हैं, इनकी सहायता करते हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। ठीक है।
आगे है दोस्तों जो है सो अनुच्छेद 165, ये तो आपको अनुच्छेद 76 था इसमें, तो आपको इसमें अनुच्छेद 176 के बारे में आपको बतलाया गया था। आगे जो है सो इसी प्रकार राज्य में प्रावधान है, तो राज्य में प्रावधान है दोस्तों, तो महाधिवक्ता का इसमें केंद्र पर के लेवल पर होता है आपको महान्यायवादी का प्रावधान, और राज्य के लेवल पर महाधिवक्ता का प्रावधान होता है, जो कि अनुच्छेद 165 में है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, आपको राज्य से संबंधित होता है। और उसमें भी आपको दोस्तों यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टेड बात है, जो आपको जो शक्तियां दी गई है केंद्र के लेवल पर महान्यायवादी को, वही शक्तियां जो है सो महाधिवक्ता को राज्य के लेवल पर दी गई है। तो यहाँ पे उसका अनुच्छेद में प्रावधान अंतर है दोस्तों, तो अनुच्छेद 76 था आपको महान्यायवादी का, और अनुच्छेद 165 जो है सो आपको महाधिवक्ता के बारे में है। तो याद रखिएगा आप, ये बहुत छोटा सा ही न्यूज़ था और बहुत सुंदर से जो है सो मैंने अपने वीडियो में जो है सो पूरी तरह से इनके बारे में सारे डिटेल प्रावधान बतलाए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।